इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट का टेस्ट किया, लेकिन इसी दौरान भारतीय नौसेना के तमाम अधिकारियों ने ये कहा कि भले ही इस समय हम विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हों, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो हमेशा से स्वदेशी ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर ही रहेगा, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेडबीएफ की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों भारतीय नौसेना इस समय अपने MiG-29K से परेशान है और आखिरकार कैसे भारतीय नौसेना की ये परेशानी भारत के ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एक डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न फाइटर होगा, जो कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि MiG-29K के होते हुए भारतीय नौसेना को इतनी ज़्यादा क्या परेशानी है कि भारतीय नौसेना 2030 तक टेडबीएफ को सर्विस में इंडक्ट करना चाहती है। तो इसका जवाब है MiG-29K की परफॉर्मेंस। जी हाँ, MiG-29K जब से भारतीय नौसेना में आया है, लगातार इसमें अलग अलग कारणों से भारतीय नौसेना को परेशान होना पड़ा है। सबसे बड़ा कारण है MiG-29K का एक्सीडेंट रेट। अब तक तकरीबन 3 MiG-29K अलग अलग हादसों में दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें भारतीय नौसेना के प्रोफेशनली ट्रेंड पायलट मारे गए हैं या वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अगला जो सबसे बड़ा इशू भारतीय नौसेना इस समय फेस कर रही है MiG-29K को लेकर के, वो है इनकी सर्विस एबिलिटी इशू या इनका अवेलेबिलिटी रेशियो। भारतीय नौसेना इस समय तकरीबन 45 की संख्या में MiG-29K को ऑपरेट करती है, जिनमें से तकरीबन 3 ऑन रिपोर्ट क्रैश हो चुके हैं, यानी इस समय तकरीबन 42 ही फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेशनल हैं। और उनमें भी अगर अवेलेबिलिटी रेट देखा जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना के सिर्फ 50 से लेकर के 60% MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट से डिप्लॉय किए जाने के लिए अवेलेबल होते हैं। यानी कि जो 50 से लेकर के 60% की हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 से 25 जेट ही इस समय भारतीय नौसेना के अवेलेबल हैं किसी भी ऑपरेशन में डिप्लॉय किए जाने के लिए। शेष जो फाइटर जेट हैं वो अलग अलग जो मेंटेनेंस है उनसे गुजर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कभी भी किसी भी वायुसेना में जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमेशा उनकी अवेलेबिलिटी रेट 100% नहीं होती है। इनफैक्ट अगर हम सुखोई की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से सुखोई का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो तकरीबन 72% के आसपास बताया जा रहा है। वहीं राफेल की बात करें तो भारत ने 36 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा है फ्रांस से, और एक रिपोर्ट के हिसाब से राफेल जेट की जो अवेलेबिलिटी रेट है, अवेलेबिलिटी रेशियो है, वो तकरीबन 75% है। यानी 36 में से 27 जेट ही हमेशा डिप्लॉय करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर बताया जा रहा है। लेकिन MiG-29K में यही अवेलेबिलिटी जो रेशियो है ये गिर करके तकरीबन 50 से 60% ही हो जाता है। वहीं इसमें मेंटेनेंस इशू भी भारतीय नौसेना को काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे भारतीय नौसेना बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय नौसेना की जो अगली सबसे बड़ी परेशानी है वो है एयरक्राफ्ट की कम संख्या। जी हाँ, अभी तक भारतीय नौसेना में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट किया जाता रहा है, जिसको हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और युद्ध के समय में जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी देश की सेना अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट करती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो युद्ध के समय अगर INS विक्रमादित्य को उतारा जाता है तो इसमें 36 MiG-29K ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना सिर्फ 42 को ऑपरेट करती है, वो भी जिनका अवेलेबिलिटी जो रेशियो है वो सिर्फ 50 से 60% का ही है। वहीं भारतीय नौसेना इसी वर्ष अगस्त में अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी सर्विस में उतार देगी। यानी कि हमको तकरीबन 72 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से उनको ऑपरेट कर सकें। लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 42 की संख्या में MiG-29Ks हैं, यानी अच्छी खासी जो एयरक्राफ्ट की कमी है वो हमें देखने को मिलती है। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी मान लें, अगर हम शांति काल की बात करें तो INS विक्रमादित्य तकरीबन 18 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करता है। यानी कि जो MiG-29K की एक स्क्वाड्रन है वो INS विक्रमादित्य में हमेशा डिप्लॉय होती है। तो अगर हम देखें जब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा आ जाएगा तो उस समय भी हमें 36 फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। पीस टाइम में ही यानी शांति काल में ही हमें 36 फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी।
वहीं MiG-29 का जैसे हमने आपको बताया अवेलेबिलिटी जो रेट है वो काफ़ी कम है। उस हिसाब से देखा जाए तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना जो एडिशनल 26 फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको खरीदना चाहती है, जिसके लिए हाल ही में राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल आयोजित किए गए हैं। अगर हम भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट देखें तो उनको तकरीबन 50 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का, जिसका नाम एक संभावित नाम INS विशाल हो सकता है, अगर वो भी आ जाता है और हम ये मान के चलते हैं वो भी पीस टाइम में 18 फाइटर एयरक्राफ्ट को और वॉर टाइम में तकरीबन 36 फाइटर एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करेगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय नौसेना अभी तकरीबन 100 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर कर सकती है। और इसीलिए भारतीय नौसेना ने कहा कि अभी जो हम 26 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं वो सिर्फ हमारा एक आंतरिक समाधान है, बल्कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ टेडबीएफ से ही पूरी हो सकती हैं। बात करें टेडबीएफ की टाइमलाइन के बारे में, तो जिस प्रकार के अभी अपडेट DRDO चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के द्वारा आए हैं सामने टेडबीएफ के टाइमलाइन को लेकर के, उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि टेडबीएफ की पहली उड़ान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आयोजित की जाएगी। और इसके लिए बताया ये भी जा रहा है कि जो पहला प्रोटोटाइप है उस पर काम 2024 से शुरू किया जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि 2029 से 30 के बीच में ये जो एयरक्राफ्ट है इसको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा और अगले दशक की शुरुआत में ही भारतीय नौसेना को ये एयरक्राफ्ट मिलते दिखाई पड़ेंगे। आइए जान लेते हैं टेडबीएफ के बारे में कुछ खास बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है, और क्यों भारतीय नौसेना इसको लेकर के इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसका जवाब भी आपको वहां पर मिल जाएगा। बात करें टेडबीएफ के स्पेक्स की, तो अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA के द्वारा जो जानकारी मिली है उस हिसाब से इसकी लेंथ 16.30 मीटर्स की हो सकती है। वहीं इसका अनफोल्डेड विंग स्पैन जो है वो 11.20 मीटर्स का होगा। वहीं फोल्डेड जो विंग स्पैन है वो तकरीबन 7.6 मीटर्स का होने वाला है। इसकी क्रू कैपेसिटी सिर्फ एक पर्सनल की होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर क्रू कैपेसिटी सिर्फ एक पर्सनल्स की है तो यहाँ पर इसमें ट्रेनिंग पायलट्स को कैसे दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के लिए LCA नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर जो ट्रेनर वेरिएंट्स हैं उनमें टेडबीएफ के जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। इनके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो तकरीबन 26,000 किलोग्राम्स का है, और इसमें उत्तम एसा रेडार का जो सबसे एडवांस वेरिएंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड मॉक 1.6 से 1.8 तक हो सकती है, ऐसा अनुमानित है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 18,000 मीटर्स के आसपास मानी गई है। ये +9 से लेकर के -3G तक की जो G लिमिट्स है उनको पुल कर सकने में सक्षम होगा। बात करें अगर हम इसके दूसरे फीचर्स की, तो सबसे खास बात यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी टेडबीएफ में वो ये है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो बेसिकली LCA नेवी के जैसे ही है, लेकिन कुछ उसमें आपको जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे बड़ा अंतर होगा इसमें कैनार्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इसकी मनूवरबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने वाली होंगी। अगला इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म मिलेगा। विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म की सहायता से ये एयरक्राफ्ट अपने विंग्स को फोल्ड कर लेंगे ताकि इनके जो स्टोरेज स्पेस है उसमें आराम से ये फिट हो सके। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और माना जा रहा है कि आने वाला जो हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो शायद कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में हो, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। तो इनसे ये आसानी से ऑपरेट किए जा सकेंगे क्योंकि इनको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। गौर करने वाली बात ये है कि इसकी जो स्टेल्थ परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि इसका जो फ्रंट सेक्शन है वो काफ़ी स्टेल्दी होगा। हालांकि जो बाकी का पोर्शन होगा रियर साइड का वो उतना स्टेल्दी नहीं होगा, लेकिन फ्रंट जो पार्ट है टेडबीएफ का उसको एक अच्छी खासी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो देने की कोशिश की गई है, जो कि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज़ करेगा और इसे थोड़ा सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑपरेट करने में मदद करेगा। आपने देखा होगा कभी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको जो कैनार्ड्स हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन टेडबीएफ में उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। बात करें इंजन्स की, तो इंजन के लिए इसमें शुरुआती दौर पर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, और बाद में स्वदेश निर्मित जो सैफरन और DRDO के वेंचर में इंजन बनाया जा रहा है उससे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और टेडबीएफ तकरीबन एक अनुमान है कि 100 की संख्या में भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, और वर्ष 2030 से जब MiG-29 केस को रिटायर किया जाएगा तो उनकी जगह टेडबीएफ के द्वारा ही फिल करी जाएगी। तो ये टेडबीएफ को लेकर के कुछ जरूरी जानकारियाँ थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। और यहाँ पर एक और चीज़ जो सामने आई है टेडबीएफ को लेकर के वो ये है कि आने वाले समय में हो सकता है भारतीय वायुसेना भी
टेड BF के एक एयरफोर्स वेरिएंट को इस्तेमाल करती दिखाई पड़े, जिसको हम ऑर्का के नाम से जानेंगे, यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से हम जानेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।